नमस्ते। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th लेवल का है। 5वां चैप्टर आपको मिलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, मैथमेटिकल इंटर रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कोई भी नंबर मिलेगा उसको किस तरीके से अरेंज करते हैं। सो जनरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अब उसको अलग अलग पार्ट में हम लोग देखते हैं किस तरीके से आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि इस पूरा कंसेप्ट आप समझ पाएं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज सीक्वेंस। और सीक्वेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर। इट मीन्स इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। ये तो डेफिनेशन है, इसे कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर ऑर्डर में हम किस तरीके से नंबर को अरेंज करते हैं। सो देखिए पहला एग्जांपल 1 2 3 4 ऐसे करके आगे तक जा रहा है। बहुत सारा नंबर हो सकता है लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं 100। फिर से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 3 3 3 3 ऐसा करके आगे तक जा सकता है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 80 75 70 65 और इस तरीके से हम लास्ट में 0 लिख सकते हैं। फिर से एक और अगर एग्जाम्पल हम देखें तो -8 -6 -4 -2 ऐसा करके यहाँ पर हम 28 लिख सकते हैं। अब डिफरेंट ऑर्डर अपने पास है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स अपने पास है और यहाँ से समझते हैं कि सीक्वेंस है या नहीं है। यहाँ पर डेफिनेशन में हम लिखे हैं इट इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। एक ऑर्डर होना चाहिए जिसका वैल्यू प्रॉपर होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 से लेकर के कहाँ तक 100 तक। इट मीन्स 1 से अगर हम 2 तक पहुँच रहे हैं तो गैप कितने का है, 1 का है। 2 से 3 तक पहुँच रहे हैं तो गैप कितने का, फिर से 1 का। 3 से 4 पहुँच रहे हैं फिर से 1 का ही गैप है। ऐसा करके आगे तक पहुँच रहे हैं तो सेम गैप है सब में। इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में है, एक प्रॉपर ऑर्डर में है। दूसरे नंबर को देखें तो 3 3 3 ऐसा लिखा हुआ है, 3 से फिर से 3। इसका मतलब 3 में अगर हम 0 ऐड कर दें रिजल्ट 3 आएगा। दूसरे टर्म का जो 3 है इसमें अगर हम 0 ऐड कर दें तो फिर से रिजल्ट 3 आएगा। फिर से तीसरे टर्म में अगर हम 0 ऐड कर दें तो नेक्स्ट रिजल्ट 3 आ रहा है और इस तरीके से ये आगे तक बढ़ रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो 80 पहला टर्म, फर्स्ट टर्म कितना 80, 75 पहुंचने के लिए -5 करना पड़ेगा। फिर से 75 और 75 में अगर फिर से -5 करते हैं तो 70 आ रहा है। 70 में अगर फिर से -5 करते हैं तो 65 आ रहा है। इसका मतलब हर एक नंबर के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल प्रॉपर है और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिस्टमेटिक ऑर्डर में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, -8 से -6 तक पहुंचने के लिए कितना की गैप है, 2 का गैप है। फिर से -6 से -4 तक पहुंच रहे हैं तो 2 का ही गैप है। -4 से -2 तक पहुंच रहे हैं तो 2 का ही गैप है। ऐसा करके आगे बढ़ते बढ़ते हम 28 तक पहुंच सकते हैं। तो हर एक एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है, एक प्रॉपर ऑर्डर में वो आगे बढ़ रहा है किसी भी नंबर का। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर का सिक्वेंस एक ऑर्डर में होना चाहिए और वो ऑर्डर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में जो है सीक्वेंस और सीरीज के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस को समझना था, सीक्वेंस समझ गए। अब समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अब हम लोग डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट the difference of consecutive terms is constant or we can say same। मतलब नंबर का ऐसा सीक्वेंस जहां पर
दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा या तो कांस्टेंट हो या फिर सेम हो, उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को किस तरीके से डिफाइन किए? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेम। सो दो नंबर का डिफरेंस हमेशा या तो कांस्टेंट आएगा या फिर सेम आना चाहिए। तो अब पूछेंगे कि कौन से दो नंबर का? चूंकि यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज किए हैं सीक्वेंस का। सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए। और सिस्टमैटिक ऑर्डर हम लोग यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल से समझ रहे हैं कि कैसा नंबर आएगा, किस प्रकार से हम लोग नंबर को अरेंज करेंगे तो वो सिस्टमैटिक हो जाएगा। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा नंबर का, जहाँ पर दो नंबर के बीच का डिफरेंस कंसेक्यूटिव नंबर्स, उसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर सेम होना चाहिए। ऐसा अगर कहीं पर वैल्यू मिल रहा है उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। और ये प्रोग्रेशन भी दो टाइप का होता है, एक फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी के नाम से भी डिनोट करते हैं, एपी से इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। सो दो टाइप का एपी मिला, एक तो फाइनाइट एपी और दूसरा मिला इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी को पहले समझते हैं। फाइनाइट एपी वो एपी हुआ जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड होगा, डिफाइंड होगा, उसको हम लोग फाइनाइट एपी बोलते हैं। और दूसरा है इनफाइनाइट एपी, नंबर ऑफ टर्म्स जहां पर अनलिमिटेड हो, इनफाइनाइट हो, उसको हम लोग इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर फाइनाइट एपी को हम लोग डिफाइन किए, द एपी हैज़ फाइनाइट ऑब्लिक लिमिटेड टर्म्स। मतलब एक ऐसा एपी जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो या तो फाइनाइट हो, लिमिटेड हो, एक ही वर्ड है, मीनिंग एक ही है दोनों का, उसको हम लोग कौन सा एपी बोलेंगे? फाइनाइट एपी बोलेंगे। दूसरा है इनफाइनाइट एपी, ऐसा एपी जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, अनलिमिटेड हो, उसको हम लोग इनफाइनाइट एपी के नाम से जानते हैं। अब इसे चार एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कौन इनफाइनाइट होगा और कौन फाइनाइट होगा। फर्स्ट एग्जांपल क्या था? 1 2 3 4 5 ऐसा करके है, कहां तक है? 100 तक है। इसका मतलब इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता है, लास्ट टर्म यहां पर पता है 100। सो 100 को हम क्रॉस नहीं कर सकते। सो 1 से लेकर के कहां तक हमारा वैल्यू जाएगा? 100 तक जाएगा। सो इसको हम लोग फाइनाइट एपी बोलेंगे। इसको कौन सा एपी बोलेंगे? फाइनाइट एपी बोलेंगे। ठीक वैसे ही एक और एग्जांपल अपने पास है, -8 -6 -4 -2 से लेकर के कहां तक? 28 तक। इसका मतलब इस एपी का भी लास्ट टर्म हमको पता है 28। ये भी कौन सा एपी है? फाइनाइट एपी है। और बीच का जो दोनों है 2 और 3, इसमें देखिए 3 3 3 डॉट 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 आगे तक बढ़ रहा है ये वैल्यू। इसका मतलब इसका लास्ट टर्म कहां पर जाएगा ये हमको नहीं पता, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट एपी के नाम से जानते हैं। और दूसरा है 80 75 70 65, इसमें भी डॉट 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 लगा हुआ है। सो लास्ट टर्म इसमें भी हमको नहीं पता, सो इसको भी हम लोग इनफाइनाइट एपी के नाम से ही जानेंगे। सो फाइनाइट और इनफाइनाइट को डिफरेंट एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स जहां पर फाइनाइट हो, पता हो कि इसका लास्ट टर्म ये है, उसको हम लोग फाइनाइट एपी बोलेंगे। और ऐसे एपी जहां पर लास्ट टर्म हमको नहीं पता होगा, जानकारी नहीं होगी कि अंत में वो कहां तक जाएगा, ऐसे एपी को हम लोग इनफाइनाइट एपी के नाम से जानते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब इसको और डिफरेंट टर्म में हम समझते हैं कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। जैसा कि हम लोग बताए इसके डिफिनीशन में ही कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसको देख लेते हैं। अब nth टर्म के नाम से भी उसको जानते हैं। अब हम लोग समझते हैं जनरल फॉर्म या फिर nth टर्म ऑफ एन एपी। सो जनरल फॉर्म को समझते हैं, जनरल फॉर्म या फिर nth टर्म ऑफ एन एपी। चूंकि हम जान रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डिफिनीशन में ही क्लियर था कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। सो मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 ऐसा करके लास्ट टर्म अगर हम AN बना दें, ये एक कोई फॉर्मेशन है, एक कोई सीक्वेंस है नंबर का, किसी भी नंबर का एक सीक्वेंस है। तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट वैल्यू K। फिर से अगर दूसरे नंबर को लिया जाए तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू उतना ही वैल्यू मिलेगा जितना इस दोनों के बीच का गैप मिला था। इसको भी हम लोग K के नाम से डिनोट कर देते हैं। फिर से अगर देखा जाए तो A4 माइनस A3 ये भी कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाला है, इसको भी हम लोग K के नाम से डिनोट करते हैं और ये उतना ही वैल्यू मिलेगा जितना इससे पहले गैप मिला हुआ था। ठीक उसी तरीके से अगर AN को हम लास्ट टर्म मानते हैं
तो इससे ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा, an-1 सेकेंड लास्ट टर्म, ये सेकेंड लास्ट टर्म है अपना, अगर an लास्ट टर्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि an-1 का भी रिजल्ट हमारे पास के एक कांस्टेंट आएगा। और इस सारे के सारे कांस्टेंट जो वैल्यू आ रहे हैं इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग d से डिनोट करते हैं। इसका मतलब k जो हम लोग लिखे हैं, k के बदले में हम d लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है k के बदले में d। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है या सेम है, और उस कांस्टेंट नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, जिसको स्मॉल d से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। सो इसको हम अरेंज करके अगर हम लिखें तो जितना भी k लिखे हैं उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, d से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू d। अगर यहाँ पर देखा जाए तो a2 में से a1 माइनस कर रहे हैं, फिर से a3 में से a2 माइनस कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म में देखें तो a4 में से a3 माइनस कर रहे हैं। सिमिलरली लास्ट टर्म में क्या कर रहे हैं, लास्ट टर्म an है उसमें से सेकेंड लास्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं, और सबका रिजल्ट सेम आ रहा है। सो an माइनस an-1 का रिजल्ट भी कॉमन डिफरेंस d आ रहा है। ये तो कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस का भी कुछ अलग कंसेप्ट है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सो कॉमन डिफरेंस जो है ये कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल हम लोग देखे थे ना, 1 2 3 4 ऐसा करके आगे बढ़ रहा है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 माइनस 1 रिजल्ट 1, 3 माइनस 2 रिजल्ट 1। कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव मिल गया। दूसरा एग्जांपल देखे थे 3,3,3,3 ऐसा करके आगे बढ़ रहा है। सो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो 3 माइनस 3 रिजल्ट कितना, 0। फिर से दूसरे 3 में से थर्ड टर्म के 3 में से सेकेंड टर्म वाले 3 को माइनस करते हैं तो 3 माइनस 3 यहाँ भी रिजल्ट कितना, 0। इट मीन्स नंबर हमको कांस्टेंट मिल रहा है और वो नंबर 0 है। सो d का वैल्यू 0 होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई हो गया। एक और एग्जाम्पल देखे थे 80, 75, 70 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर हम माइनस करें, इट मीन्स 75 माइनस 80 तो रिजल्ट कितना आएगा, -5। फिर से थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें, 70 माइनस 75 रिजल्ट कितना, -5। ये नंबर कांस्टेंट भी है और नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीनों ही वैल्यू सेटिस्फाइड है यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग देख पाए हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को और दूसरे तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हर एक प्रीवियस नंबर में अगर कांस्टेंट नंबर ऐड किया जाए तो नेक्स्ट नंबर आएगा। तो यहाँ से हम लोग जनरल फॉर्म बना सकते हैं, एक सीक्वेंस बना सकते हैं जनरल फॉर्म के लिए। तो जनरल फॉर्म का सीक्वेंस हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को अगर a मान लिया जाए, अगर मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, तो जनरल टर्म क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म तो a है, सेकेंड टर्म में अगर कांस्टेंट नंबर अपना d है, इसको ऐड किया जाए तो a प्लस d। फिर से सेकेंड टर्म का नंबर मिल गया a प्लस d, इसमें यही कांस्टेंट नंबर फिर से ऐड किया जाए, इट मीन्स a प्लस d अब प्लस d। सो रिजल्ट कितना आ रहा है, a प्लस 2d। इससे पहले a प्लस d आया था, इससे पहले a आया था। सिमिलरली इस तरीके से अगर आगे बढ़ते जाएं, नेक्स्ट टर्म के लिए अगर हम लिखें तो a प्लस d, एक d ऑलरेडी हम लोग ऐड कर चुके थे यहाँ पर, और नेक्स्ट टर्म के लिए एक और d ऐड करना है। इसका मतलब d यहाँ पर 3 बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3d। सो जनरल फॉर्म अपने पास इसी तरीके से बन रहा है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे करके आगे बढ़ेगा। ये है जनरल फॉर्म। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग nth टर्म निकालेंगे किसी भी AP का। जनरल फॉर्म हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमारा उद्देश्य है nth टर्म को कैलकुलेट करना। nth टर्म किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। सो हम लोग जान रहे हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा। हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d, और फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या माने थे, a, फर्स्ट टर्म को माने थे, इट मीन्स a1 इज इक्वल टू a। a1 को हम लोग फर्स्ट टर्म और a2 को सेकेंड टर्म, a3 को थर्ड टर्म, इस तरीके से an को लास्ट टर्म से हम लोग इंडिकेट करते हैं। सो a1 को हम लोग क्या मान लिए, a मान लिए। तो यहाँ पर अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए, देन a2 माइनस a इज इक्वल टू d, इट मीन्स a2 इज इक्वल टू a प्लस d। जो कि फर्स्ट टर्म हमको a पहले से कंसिडर कर लिया गया है हम लोगों के द्वारा। सो सेकेंड टर्म कितना आ गया, a टू a प्लस d। सो यहाँ पर AP भी हम बनाते जा रहे हैं। सो अगर हम a1 को a मान रहे हैं और a2 को लिख रहे हैं a प्लस d,
सो यहाँ पर डी नहीं है, इसको हम लोग 0D तो लिख ही सकते हैं। अगर हम लोग 0D लिख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा और फॉर्मुलेट किया जाए तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी इसको लिखा जा सकता है। सिमिलरली a2 को अगर हम a प्लस डी लिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर थर्ड टर्म के लिए अगर हम देखें सो a3 माइनस a2 का भी रिजल्ट कॉन्स्टेंट आ रहा है, d आ रहा है। a3 का रिजल्ट पता करना है, माइनस a2 का वैल्यू अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए कितना, a प्लस डी। यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू डी। सो a3 इज इक्वल टू a प्लस डी, ये वाला राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, इसका साइन नेगेटिव है और एक डी पहले से अपने पास है प्लस डी। इट मीन्स a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। सो a3 का वैल्यू कितना आ गया, a प्लस 2d। अब इसको भी यहाँ से अगर हम फॉर्मुलेट करें तो लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, a1 मतलब फर्स्ट टर्म तो उसको हम लोग क्या किए 1 माइनस 1 इंटू डी। a2 सेकेंड टर्म तो उसको हम लोग लिखे 2 माइनस 1 इंटू डी। a3 के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर इसी तरीके से an कैलकुलेट करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ समझ में आया? फिर से बताते हैं इसको। फर्स्ट टर्म के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म a1 और a1 का वैल्यू a मान लिए हैं तो a तो अपने स्थान पर है ही। सो a1 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। फिर से a2 लिखे सेकेंड टर्म के लिए, तो सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखे a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर है उसी में से एक माइनस करना है। थर्ड टर्म के लिए अगर देखें तो 3 है, सो 3 माइनस 1 जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगा उसमें से एक माइनस कर लेना है, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली अगर an के लिए लिखें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका nth टर्म ऑफ AP आ गया, फॉर्मूला बन गया nth टर्म ऑफ AP। सो nth टर्म ऑफ AP को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको नोट करके देख लीजिए, इसी से आपका सवाल बनने वाला है। अच्छा, an को कभी कभी हम लोग tn भी लिखते हैं। tn को और भी अलग तरीके से देखें तो l भी लिखते हैं, ये सब बराबर है आपस में। an का मतलब tn का मतलब और l का मतलब सेम है, और इसको हम लोग लास्ट टर्म से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लास्ट टर्म। अब जबकि हम लोग nth टर्म किसी भी AP का फाइंड आउट कर चुके हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, टोटल 4 वेरिएबल्स है, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल और चौथा वेरिएबल। इसमें से जब हम सवाल बनाएंगे तो 3 वेरिएबल हमको पता रहेगा, एक वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। जहाँ पर an को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लास्ट टर्म के नाम से। a क्या है अपना? फर्स्ट टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब इसका कुछ कंसेप्ट है। लास्ट टर्म हमारा पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए भी हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। लेकिन n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। हमेशा n का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि काउंटिंग जब हम करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। अब यहाँ से पूछेंगे कि किसी दूसरे जगह का डिस्टेंस कितना है, तो -4 किलोमीटर तो नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं 4 किलोमीटर। तो n का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। फिर रहा d का भी वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब इसी चीज को, इसी फॉर्मूला से डिफरेंट एग्जांपल हम लोग लेकर के देखते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे, सवाल बनाएंगे कैसे। एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP 2 7 12 एक AP दे रखा है अपने पास 2 7 एंड 12 आगे तक ये जा रहा है, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो और इसमें बोल रहा है कि 10th टर्म इसका कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो a का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है 2,
फिर निकालना है डी, और डी का वैल्यू कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो डी इज इक्वल टू 7 माइनस 2, रिजल्ट कितना आया 5। चेक करके देख लेते हैं कि यही कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है नेक्स्ट टर्म में भी या नहीं आ रहा है। सो 12 माइनस 7, इसका भी रिजल्ट कितना आ रहा है 5। सो फाइनली डी का जो वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू है वो 5 आ गया। इसके बाद एन का भी वैल्यू पता है 10, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारे वैल्यू हम लोगों को पता है, ए का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू पता है, और डी का भी वैल्यू पता है। ए एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो ए एन करने का मतलब यहाँ पर एन का वैल्यू 10, सो ए 10 इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है और ए का वैल्यू कितना 2, सो 2 प्लस फिर से एन का वैल्यू 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 5, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिए। इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 10 माइनस 1 कितना 9, 9 इंटू 5, सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 45 कितना आ गया 47। इट मीन्स 10th टर्म इसी एपी का कितना आएगा 47 आएगा। सो इस एपी का 10th टर्म इस लॉजिक के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो गिवन डाटा है, गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग 10th टर्म कितना आना चाहिए 47 आना चाहिए। किस फॉर्मूला का यूज किए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला से वैल्यू निकलेगा nth टर्म ऑफ एपी के लिए। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं कि फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 31st टर्म हमको कैलकुलेट करना है, जबकि 11th टर्म का वैल्यू 38 एंड 16th टर्म का वैल्यू 73 दे रखा है। सो 11th टर्म इट मीन्स A11 दिस इज इक्वल टू 38 एंड A11 कैन बी रिटन एज A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू 38। इट मीन्स A प्लस 10D दिस इज इक्वल टू 38। दूसरा वैल्यू है 16th टर्म इज 73। सो 16th टर्म देखते हैं, A16 इज इक्वल टू 73 एंड A16 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू 73। सो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ये दो डाटा अपने पास डायरेक्ट है, जिसके हिसाब से हम लोग यहाँ तक वैल्यू निकाल दिए। अब यहाँ पर इस दोनों ही पार्ट को ध्यान से देखा जाए तो A प्लस 10D इज इक्वल टू समथिंग एंड A प्लस 15D इज इक्वल टू समथिंग। इसको हम लोग दो डिफरेंट इक्वेशन बना लेते हैं। अब इसको कंपेयर कीजिए लीनियर इक्वेशन से। क्या ये लीनियर इक्वेशन की तरह नहीं है? इसको 3-4 मेथड आपने पढ़ा, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिस भी मेथड से इसको सॉल्व करना है, ए और डी का वैल्यू पता लगाना है। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और दूसरा इक्वेशन अपने पास है A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। A का कोफिशिएंट कांस्टेंट है और दोनों का सेम साइन पॉजिटिव है, तो A को आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। माइनस कर दिए और यहाँ भी माइनस कर दिए। A तो एलिमिनेट हो गया। 10D माइनस 15D कितना माइनस 5D दिस इज इक्वल टू, और इधर देखिए 38 माइनस 73 इट मीन्स माइनस 35। आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस माइनस पहले कराया, 5 7 जा 35, तो D का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 7। अब D का वैल्यू आ गया। दो इक्वेशंस है, दोनों में से किसी में भी D का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, A का वैल्यू पता लगाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। सो A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। सो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। सो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70। A का भी वैल्यू आ गया कितना माइनस 32। D का भी वैल्यू हम लोग पता लगा लिए, A का भी वैल्यू पता लगा लिए। क्वेश्चन का पहला लैंग्वेज है फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी। इट मीन्स A31 हमको कैलकुलेट करना है एंड A31 कैन बी रिटन एज A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। सो A प्लस 30D। आपके पास A और D दोनों ही का वैल्यू है, दोनों वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। A का वैल्यू माइनस 32 अब प्लस 30 इंटू 7, सो माइनस 32 अब प्लस 210, सो दिस इज इक्वल टू 178। सो 31st टर्म इस एपी का कितना आना चाहिए 178। सो यहाँ से हम लोग क्या किए, फिर से समझते हैं।
31st टर्म बोल रहा था कैलकुलेट करने के लिए, जबकि 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म 73 दे रखा है। सो दो इक्वेशन में हम लोग इसको अलग अलग रूप से लिख लिए। इसके बाद लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिए। ए और डी का वैल्यू पता लग गया। ए और डी का वैल्यू जैसे ही अपने पास आ गया, जहाँ पर ए को फर्स्ट टर्म और डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, 31st टर्म कैलकुलेट करना था, तो 31st टर्म को हम लोग लिखे a + 31 - 1 × d, इट मीन्स a + 30d। अपने पास a और d दोनों का ही वैल्यू है, दोनों वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट किए और वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। सो 31st टर्म का वैल्यू कितना आ गया? 178। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन है बॉक्स 38, फिर से बॉक्स, फिर से बॉक्स, एक और बॉक्स और इधर -22। जितने भी ब्लैंक बॉक्स दिख रहा है उसको फिलअप करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? सो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितना। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, इट मीन्स n का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। अगर AP के सीक्वेंस को अगर हम देखें तो सबसे पहले लिखे थे A1, फिर से A2, A3, A4, A5 एंड A6। तो यहाँ पर देखिए A2 का वैल्यू अपने पास दिया हुआ है। सो A2 इज इक्वल टू कितना? 38। सो A2 कैन बी रिटन एज A + D, दिस इज इक्वल टू 38। सिमिलरली A6 का वैल्यू दे रखा है -22। A6 का वैल्यू कितना दे रखा है? -22। सो A6 इज इक्वल टू -22 एंड A6 कैन बी रिटन एज A + 5D, दिस इज इक्वल टू -22। फिर से लीनियर इक्वेशन बन गया और लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, ए और डी का वैल्यू पता लगाएंगे। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बन गया, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। सो a + 5d इज इक्वल टू -22 एंड a + d इज इक्वल टू 38। a का कोफिशिएंट सेम है और साइन पॉजिटिव है तो माइनस करना चाहिए, माइनस कर दिए, कट गया। 5d - d, इट मीन्स 4d। सो 4d इज इक्वल टू -60। सो d इज इक्वल टू -15। d का वैल्यू पता लग गया। अब हमको पता लगाना है a का वैल्यू। a का वैल्यू कैसे पता लगाएंगे? तो दो इक्वेशंस अपने पास, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a का वैल्यू पता लग जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं। सो a + d इज इक्वल टू 38। सो a प्लस ऑफ -15 इज इक्वल टू 38। सो a - 15 इज इक्वल टू 38। a इज इक्वल टू 38 + 15। सो a इज इक्वल टू 53। a का भी वैल्यू मिल गया कितना? 53। d का भी वैल्यू मिला हुआ है -15। अब इसी दोनों का वैल्यू यूज करते हुए डिफरेंट फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको हम लोग फिलअप कर लेंगे। a का वैल्यू मिल गया 53, इसका मतलब फर्स्ट जो बॉक्स है वहां पर हमको 53 लिख देना चाहिए। अब मिलता है A3, यहाँ पर भी गैप है। सो A3 को हम लोग लिख सकते हैं, A3 कैन बी रिटन एज A + 2D, इट मीन्स A का वैल्यू कितना? 53 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू -15। सो 53 -30, दिस इज इक्वल टू 23। सो थर्ड बॉक्स का वैल्यू मिल गया कितना? 23। अब फोर्थ बॉक्स का वैल्यू पता लगाना है। सो A4 कैन बी रिटन एज A + 3D। सो a का वैल्यू कितना मिला? 53 प्लस 3 इंटू -15। सो 53 - 45, दिस इज इक्वल टू 8। सो थर्ड, इसके बाद जो A4 है, फोर्थ टर्म, इसका वैल्यू कितना मिला? 8 मिल गया। नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें तो A5 है। A5 कैन बी रिटन एज A5 इज इक्वल टू A + 4D। सो a का वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना? -15। सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू। सो 53 - 60, दिस इज इक्वल टू -7। सो थर्ड नेक्स्ट बॉक्स जो है इसका वैल्यू कितना आ गया? -7। सारे बॉक्स को हम लोग फिलअप कर लिए। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जब a का वैल्यू आपको मिल गया, d का वैल्यू पता है, तो इसमें माइनस करते चले जाएंगे, क्योंकि d का वैल्यू माइनस मिला हुआ है, d का वैल्यू -15 मिला हुआ है। हर एक प्रीवियस टर्म में -15 करते चले जाएंगे और इस तरीके से भी बॉक्स भर जाएगा। ये प्रोसेस इसलिए बताए क्योंकि ईच बॉक्स को अगर हमको फिलअप करना होगा, अगर कोई दूसरे टाइप का सवाल दे दे तो आपको इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करेंगे तो उसका नेक्स्ट टर्म मिलता चला जाएगा। इस तरीके से भी हम सवाल को बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7।
अब 2 डिजिट का टोटल कितना संख्या है जो कि 7 से विभाजित हो जाए? तो 2 डिजिट्स नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 10 से, और लास्ट कहाँ पर होता है? 99। तो अब यहाँ पर चेक कीजिए, 10 है फर्स्ट नंबर, 10 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है। फिर से 11, 12, 13, 14 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट 2 डिजिट का नंबर कौन सा है जो कि 7 से डिविजिबल है? ये हमको मिल रहा है 14। तो a का वैल्यू कितना मिल गया? 14। सिमिलरली लास्ट टर्म में अगर हम देखें तो 99 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 99 से ठीक पहले क्या होगा? 98। 98 को अगर देखा जाए तो ये 7 से डिविजिबल है। सो लास्ट टर्म इट मीन्स an इज इक्वल टू 98। कॉमन डिफरेंस 7 का अंतर होना चाहिए। 7 से डिविजिबल है, इसका 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये होगा कि डिफरेंस 7 का होना चाहिए। सो कॉमन डिफरेंस भी अपने पास कितना है? 7 का है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर लिखना छूट गया था, लिख दिए नंबर आर डिविजिबल बाई 7। इट मीन्स n निकालना है हमको, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला है अपने पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारा का सारा वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देना है। सो an का वैल्यू कितना? 98 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना? 14 प्लस n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना? 7। इट मीन्स 98 माइनस 14 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। सो दिस इज इक्वल टू 84 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। सो 7 से तो ये डिविजिबल है 12। सो 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 12 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू n। सो n का वैल्यू टोटल कितना आ गया? 13। टोटल 13 नंबर है 2 डिजिट्स के जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो इस टाइप के सवाल में हमको यही चेक करना पड़ेगा कि नंबर शुरू कहाँ से होगा और लास्ट कहाँ पर होगा। जहाँ से भी नंबर शुरू हो उसको कंसीडर नहीं करना है, हमको वो नंबर कंसीडर करना है जिस नंबर का डिविजिबिलिटी यहाँ पर चेक करना है। तो 7 का डिविजिबिलिटी था, तो 10, 11, 12, 13 ये सारे नंबर तो 7 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इसके बाद 14 आ रहा है, ये 7 से डिविजिबल है। तो इसको हम लोग कंसीडर कर लिए फर्स्ट टर्म के रूप में। लास्ट टर्म को अगर देखें तो लास्ट टर्म 99 है, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इससे ठीक पहले 98 नंबर आ रहा है, ये 7 से डिविजिबल है। तो इसको लास्ट टर्म के रूप में हम लोग डिनोट कर लिए an इज इक्वल टू 98। 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस का गैप 7 होगा, कॉमन डिफरेंस 7 का होगा। सो d का भी वैल्यू 7 और नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला अपने पास है, वैल्यू सब्सटीट्यूट किए, कैलकुलेट किए तो वैल्यू आ गया कितना? n का वैल्यू 13। सो टोटल 13 नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाई 7 ऑफ 2 डिजिट्स। उम्मीद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है विथ एग्जांपल्स nth टर्म का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। एनसीईआरटी बुक का जो भी एक्सरसाइज है उसको बनाते रहिएगा। 5.1 और 5.2 तो इसे इस फॉर्मूला से बन ही जाएगा, 100% बन जाएगा। एकदम बना लीजिएगा, दिमाग खोल के दिल खोल कर बनाइएगा इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी फॉर्मूला का यूज़ करना है और थोड़ा बहुत माइंड का यूज़ कीजिएगा, लॉजिक यूज़ करना है। जैसे इस सब सवाल में कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पर ख़त्म होगा, कौन सा नंबर डिविजिबिलिटी का टेस्ट वो दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस टाइप का लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। सो बन जाना चाहिए, हर एक सवाल बन जाएगा। फॉर्मूला आपका यही यूज होगा 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज के लिए एनसीईआरटी बुक का। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि पता चलते रहे कि कितना हम लोग इसको डिलीवर कर रहे हैं टॉपिक को अलग अलग तरीके से, और डिफरेंट कंसेप्ट हम यहाँ पर आपको देते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।